पूनम शर्मा चंडीगढ़ की महापौर हैं। पेशे से वकील रही पूनम बहुत कुशल उत्तरदायी प्रशासक हैं। पूनम की बेखौफ कार्यशैली व उनकी रुचियां उन्हें अन्य से अलग बनाती हैं। पूनम सामाजिक विकास को समर्पित व्यक्तित्व हैं और जो भी जिम्मेदारी वे अपनाती हैं उसका 100% देने की कोशिश करती हैं। सामाजिक जीवन में सक्रिय होते हुए भी पूनम एक व्यवस्थित माँ और गृहिणी है। अपने परिवार को समय और संस्कार देने में भी वो चूक नहीं करती। पूनम आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारी सदस्य गुरलीन पुरी से अपने मन की बातें साझा कर रही हैं और बता रही हैं कि महापौर बनने तक का उनका सफर कैसा रहा। नमस्ते, WTV इंडिया के वीटॉक प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं गुरलीन कौरपुरी आज आप सबका परिचय एक ऐसी महिला से करवाना चाहती हूँ जो अपने आत्मबल और साहस के बलबूते पर समाज में सकारात्मक बदलाव ला पाई हैं और जिनकी कोशिशें काबिले तारीफ हैं, जो हर महिला को प्रेरित करती हैं। हमारी आज की मेहमान चंडीगढ़ की 21वीं मेयर पूनम शर्मा जी। नमस्ते पूनम जी। नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवादी हैं हम, आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। कैसी हैं आप? पहले तो मैं आपको बधाई दे रही हूँ, आपके चैनल को बधाई दे रही हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ऐसे समझती हूँ कि महिलाएं जो हैं वो सृष्टि की रचनाकार होती हैं। तो आज आपके चैनल ने ये तय करके सिद्ध कर दिया है कि कैमरामैन भी महिला है, क्वेश्चन पूछने वाली, इंटरव्यू लेने वाली भी महिला है, एडिटिंग करने वाली भी महिला है, और इधर से यहाँ तक कि ऑडियो में कहाँ तक कितनी आवाज़ चाहिए उसको कंट्रोल भी महिलाएं कर रही हूँ। तो ये तो बड़ी काबिले तारीफ है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देती हूँ कि आज मैं आपके इस प्रोग्राम का पार्ट बनी और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और फक्र से जीना। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन मैम। सबसे पहले अपने बचपन के बारे में बताइए, कहाँ बीता, कैसा बीता? हाँ बेटे, मैं जॉइंट पंजाब में थे जब शिमला राजधानी थी, तो मैं शिमला में पैदा हुई हूँ। मेरे काफ़ी पोस्टिंग थी वहाँ और स्कूलिंग में वहाँ पर सेंट थॉमस स्कूल से की। सेकेंड क्लास में थे तब चंडीगढ़ आ गए, फिर पी सेक्टर स्कूल में पढ़े। यहीं से फिर ब्राउन एंड ब्रॉटअप हुए। खालसा कॉलेज एडमिशन हुआ, सबसे पहले MCA MDAV में हुआ। मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ और उस वक्त आज से 35-40 साल पहले की अगर हम बात करें तो इतनी लड़कियाँ आगे नहीं आती थी, ना स्पोर्ट्स में ना किसी और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में। यहाँ की आज तक तो बच्चों को बहुत हम जोर डाल के कहते हैं कि आप आगे आएँ। तो मैं खुश नसीब रही हूँ कि मैंने सारी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, यहाँ तक कि सभी गेम्स में। कोई गेम्स ऐसी नहीं, क्योंकि उस वक्त लड़कियाँ कम होती थी तो हमें बहुत चांसेस मिलते थे हर गेम में पार्टिसिपेट करने का, मार्च पास्ट में, सिंगिंग में, डांसिंग में, एवरी एस्पेक्ट में। हम उस वक्त भी बहुत समाज की सेवा में लीन रहते थे। NSS के बहुत सारे कैंप, यहाँ तक कि एम्बुलेंस ट्रेनिंग भी उस वक्त की मैंने की हुई है कि सड़क पर कोई गिर जाए, उसका सांस उखड़ जाए, उसको कैसे देना। तो ये सारी चीज़ों तो थी। तो कॉलेज के बाद बहुत साल पहले की बात करें, वे बैक 82 की, तो खालसा कॉलेज के आगे भी एक झुग्गी सिस्टम में होता था। वहाँ जाना, NSS के कैंप लगाने, लोगों को एजुकेट करना, महिलाओं को करना, बच्चों से बहुत प्यार था, बच्चों को पढ़ाना, उनके साथ खेलते रहना। तो ये सारा शौक रहा। जैसे कि आपने बताया कि हर फील्ड में आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, तो उस वक्त प्रोफेशन में आने से पहले आपका एम्बिशन क्या था, क्या उद्देश्य था? एक उद्देश्य था जो पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मन में होता है। बेटी में चाहती थी लेकिन बेटी भी नहीं इस फील्ड में गए। मुझे एविएशन का शौक था, पायलट बनना था। लेकिन आज से अगर आप 40 साल पहले की बात करें तो उस वक्त ऐसा था नहीं। लेकिन सिविल एविएशन था, मैंने फॉर्म भी लिया। तब वहाँ उधर होता था हिमाचल में, सौली की तरफ, वहाँ से होती थी ट्रेनिंग। तो फिर 5 सिस्टर्स थी, तब वहाँ इतना नहीं होता था कि हम लोगों को वहाँ छोड़ पाते, ऐसा माहौल नहीं था। लेकिन उसकी फिर भी मैंने कसर नहीं छोड़ी। मैं आज तक आप सब फख्र से कह रही हूँ, ऐसी जो सड़क पे चलने वाला कोई भी वाहन ऐसा नहीं है जो मैं नहीं चला सकती। बुलेट मोटरसाइकिल से लेके वो मैंने आज से 30-35 साल पहले से चला ली। शादी के बाद ट्रैक्टर चलाया, वो आज भी चला के आ रही हूँ। देख रहे हैं ओपन जीप, ये मतलब कोई ऐसा काम नहीं, मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता कि महिलाएं नहीं कर सकती अगर मन में जज्बा। जैसा कि आपने बताया कि वकालत की प्रोफेशन से आप जुड़ी हुई थी, तो राजनीति में आने के पीछे क्या सोच, क्या प्रेरणा थी? वैसे मुझे राजनीति में मैं क्यों हूँ मुझे खुद नहीं पता है,
क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों की इंटरव्यू ली होगी, वो हमेशा हर बार ये कहते होंगे मैं तो ऐसे आया, मैं ऐसे किया। तो मैं बड़े गलत से तरीके से आ गई हूँ और गलती से आ गई हूँ, और ये इसको मैं अप्रूव कैसे कर रही हूँ ये आप सब देखते हो या मेरी काम कारगुजारी से देखते हो। ऐसे था कि जब मैं वकालत के प्रोफेशन में थी, मैं कॉलेज में भी बेटे प्रेसिडेंट रही हूँ, उस वक्त पार्टी प्रेसिडेंट भी रही हूँ, प्रेसिडेंट भी रही हूँ। तब फिर बदलते वक्त में मैंने ऐसा नहीं किया कि उसको अडॉप्ट किया। जब वकालत में आए तो वकालत एक ऐसा प्रोफेशन होता है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि मैंने जो अपनी फील्ड चुनी थी वो चुनी थी महिलाओं के लिए फ्री लीगल एड, वो मैं आज भी देती हूँ। जैसे चाइल्ड अब्यूजिंग उस वक्त भी होता था, तब मैं उसके लिए भी काम करती थी। महिलाओं के उत्पीड़न के केसेस पहले भी होते थे, उसके लिए भी काम करती थी। पर मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊँ ऐसा मुझे नहीं लगता था। पर जब हम आए, मैं आई भी ऐसी थी, जब मैं सबसे पहले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में आई थी, तब वहाँ पर मेरे को पहली बार एक्सपीरियंस हुआ ऐसा कि महिलाओं को आने में दिक्कत आती होगी। पर मैं फिर कहूँगी कि अगर आप में जज्बा है, आपका दिमाग अच्छा है, आपके दिल में जज्बा है, बाजुओं में दम है, तो आप कहीं किसी फील्ड में जाए माफ नहीं करें। जी, आपकी दबंगगिरी हर जगह अप्रिशिएट हुई है। जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा था, 2002 में धनास से पीयू से धनास की तरफ जाने वाले रास्ते में इस जंगल के बीच में सड़क बनाने का आपने बीड़ा उठाया था, और प्रशासन उस वक्त आपके साथ नहीं था, कोई पद नहीं था, कोई मदद नहीं मिली थी, तो वो आप कैसे कर पाई? ऐसे है मैम, ये भी मेरा बड़ा एक एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जब धनास से जो पीयू की वो रोड जाती है, एक्चुअली वो फॉरेस्ट लैंड कहते थे उसको, फॉरेस्ट का पथवे था, तो वहाँ से रोज 1-2 लाख लोग निकलते हैं। तो 2002 में मैंने पहली बार एक बार ऐसे बीड़ा उठाया कि इसको पुल बनवाएंगे। तो उसमें उन्होंने बोला, जो लोगों को इकट्ठा करके नीरू नंदा एडवाइज़र होते थे उनके पास भी चले गए, उन्होंने बोला कि ये नहीं हो सकता क्योंकि ये फॉरेस्ट लैंड है। ऐसे ओके मैम, मुझे नहीं पता फॉरेस्ट है या क्या है, अब हम बनाएंगे इसको, महिलाएं बनाएंगी, पुरुष बनाएंगे, आपको रोकना रोके, हमें दम होगा हम करेंगे। पर क्योंकि प्रोफेशनली एडवोकेट थी तो ये मैं जानती थी कि प्रीमिक्स डालूंगी तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगी। तो हमने ईंटें मंगाई, सभी लोगों को बोला कि हम पैसे तो नहीं मतलब बहुत ज़्यादा इकट्ठे कर पा रहे, लेकिन जितना जितना आपको शेयर डालना हो, किसी को 10 ईंटें देनी है, 100 देनी है, 50 दिलाओ। और फिर सभी लोग उतरे सड़कों पे, बहुत ज़्यादा तादाद में महिलाएं, एक वक्त का खाना चाय भी वहीं बनती थी, जैसे कार सेवा के माध्यम से। ऐसे हम पॉलिटिक्स में आए थे। फिर रोज़ रात को लोग देखने आते थे कि ये सड़क कहाँ तक खींच के ले गए। तो फिर उसमें क्या हुआ, जब फिर एक दिन गवर्नर साहब आए कि ऐसी कौन सी महिला है कि ये हट ही नहीं रही है और खींच के भी बहुत दूर तक ले गए। तब उन्होंने बहुत फटकार लगाई, ये लोग क्यों कर रहे हैं, आपको करना चाहिए। तब उससे हमें 2 लेक्स मिली धनास को, आपने छोटे छोटे देखी होंगी, और एक बोटेनिकल पार्क मिला, और फिर अब पुल भी बन गया। पूनम जी, आप चंडीगढ़ की मेयर कैसे बनी और अब तक का सफर कैसा रहा? कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मुझे सिर्फ जिंदगी में क्या चीज़ का बेनिफिट हुआ, एडवोकेट होने का। और एडवोकेट महिलाएं तो बहुत होंगी, लेकिन जिसने जिंदगी में अच्छी चैरिटी नहीं की होगी वो कैश नहीं करता होगा। मैंने मलोया के एक बुजुर्ग को आज से 7-8 साल पहले, वो ठुठुरता हुआ जब सर्दी में मेरे पास आया कि मेरे बेटे ने मेरे को खर्चा नहीं देते और मुझे घर से मार के निकालते हैं, मैंने उस वक्त 125 CRPC में उसको मेंटेनेंस लगवा के दी। और उसका ये बेनिफिट हुआ कि लोगों में ये मैसेज था कि ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये सबके लिए करते हैं। दूसरी बात, महिलाओं में कहीं ना कहीं, जब हम धनास के एरिया से 3-4 लड़कियों की शादी करके फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो इधर उधर सा ये एक हवा थी कि ये चैरिटी बहुत करती हैं और दबंग हैं, और आधी रात को इनको जिंदगी में, और चाहे पुरुष भी शायद भले 2 बजे रात को ना पहुंचते हो, लेकिन पूनम शर्मा को ना कोई ड्राइवर चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए, पैदल आ जाएगी, साइकिल पे आ जाएगी, स्कूटर पे आ जाएगी, पर आ जाएगी। तो ये चीज़ें देखने को मिली, तो मुझे गोल अचीव करने में दिक्कत नहीं। अब मेयर के सफ़र की बात करें तो वो तो उससे भी ज़्यादा चुनौती भरा था। 9 वोटें थी, उसमें से भी रोज़ अखबार ये कहती 2 और जाने वाले हैं। लेकिन जब दिल्ली से वो टिकट की देने आते हैं तो उन्होंने बोला, सबसे इंडिविजुअली पूछा कि मेरे मेंबर से, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होते हैं, कि इस वक्त टिकट हम किसको दें।
तो मैं आज फ़ख्र से कह रही हूँ, कोई ऐसा ग्रुप, कोई ऐसा महिला ग्रुप, युवा ग्रुप, इंटेक, सेवा दल, हमारे प्रेसिडेंट और सभी ने उस वक्त बीवी बहन साहब ने बहुत मेरी मदद की। उन्होंने सभी ने कहा कि अगर सीट निकाल सकते हैं तो पूनम शर्मा जी निकाल सकते हैं। तो उसमें जब वो इंटरव्यू लेने आए, जिसने टिकट मुझे देनी थी, आशा कुमारी जी है हमारी यहाँ पे, वो दिल्ली से आई, तो उन्होंने मेरे साथ एक विपक्ष रावत थे, 2-3 हम और थे लेडीज, उन्होंने पूछा बुला के, तो उन्होंने कहा जी पूनम जी 9 आम कैंडिडेट आपको, आपके समझे 9 बंदे हो, वोटर हो, तो फिर आप कैसे जीतने का सपना देख सकते हैं। मैंने कहा जी आपको किसने कहा 9 है, ये आपके जहन में होगा 9, मैं तो अपने आप को 9 नहीं मानती, मैं 8 से 18 मानती हूँ। कहते वो कैसे? मैंने कहा जी मुझे पता है मैंने नॉमिनेटेड से कितना काम किया हुआ और मेरे उनके ताल्लुकात कैसे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये बोल अचीव हूँ। तो चलो किसी तरीके टिकट मिल गए। तो टिकट मिलने के बाद मैं आज से कहती हूँ कि मैं जितने हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, बीएसपी कैंडिडेट थे, उन्होंने मुझे पहले से भी बड़ी शाबाशी दी हुई थी कि आपको टिकट मिलेगी तो हम आपके साथ खड़े होंगे, और वो खड़े, मतलब यहाँ तक कि ओपनली कहते थे कि हमने डालनी है, हम डाल रहे हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। तो ये एक सब मतलब ये जज्बा था, नॉमिनेटेड का भी प्यार था, तो गोल अचीव हुआ, फिर मेयर बनी, वो मैं आपके सामने हूँ। हमने एक स्कीम लॉन्च की जो पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 स्कीम है कि भाई जब भी कभी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर भी इस पर बात हुई कि कभी भी चंडीगढ़ में जो भी महिला लड़की पैदा करेगी हॉस्पिटल में, तो ये किट कॉर्पोरेशन उसको गिफ्ट देगी। अब वो गिफ्ट का सबब ऐसा निकला कि जब एक वार्ड में 5 बच्चे थे, मैं किट देने गई तो वो बोलते क्या हुआ, मेयर सब आया, सब गए। तो जब उसको किट दी उसके लिए क्लैपिंग हुई, जब क्लैपिंग हुई तो जो पुत्र लेके बैठी थी वो कहती यार हमारे क्या किया। मैंने कहा तुमने पुत्र पैदा किया, यही किया। तो ये इस महिला को फख्र होना चाहिए ऐसी स्कीम्स आने में, क्योंकि महिला जो मेयर होता है उसको सोचना होगा कि मैंने इनको अपग्रेड कैसे करना। इसी तरीके से पहली महिला मार्केट मैंने घोषित की हुई है, कुछ ही दिनों में हम इसकी पॉलिसी निकाल रहे हैं। अभी आपने डॉग बाइट के केसेस में देखा, ये बड़ा चैलेंजिंग था, मुझे सबसे ज़्यादा काम करने में मज़ा आ गया, क्योंकि वो जो एनजीओज होती हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाह रही थी कि एनजीओज का काम है शहर को संवार के रखना, एनजीओज का काम है लोगों के दिक्कत ना आए उसके लिए काम करना। और ये 2008 से हम हाईकोर्ट में भी कई बार कॉर्पोरेशन को पड़ताल लगी डॉग के स्टेरिलाइजेशन के काम पे, क्योंकि हमको एक एनजीओ से कराना होता है तो वो एनजीओ आता है, जो यहाँ की लोकल एनजीओ है वो हमेशा इंटरवीन करती हैं, डॉगी को कैसे उठाया, उसका टेम्परेचर क्यों नहीं चेक किया, उसका बीपी क्यों नहीं करा। मैंने तो पहले बोला इधर कोई एनजीओ एंटरटेन नहीं करेंगे, ये हम देखेंगे, हम कोई डॉग के दुश्मन नहीं है। लेकिन अब लोगों को जब इतने डॉगी देखो आपके सामने, सादिया रेवे जो काटा था बच्ची को 3 लाख मुआवजा उसको मैं ही दे गई, आज तक कॉर्पोरेशन ने कभी 3 रुपए नहीं दिए किसी को। तो उसमें फिर काम हुआ, फिर एनजीओज ने हट गई तो उन्होंने दिल्ली से एक जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड के प्रेसिडेंट चेयरमैन को भेज दिया, उसको भगाया, तो फिर एक सेक्रेटरी भेज दी, यहाँ तक कि फिर उसको तो मुझे बोल्ड ही करना पड़ा और महिलाओं को बोला निकालो डंडे, आज या तो कुत्ते के जो रक्षक ये नहीं या फिर हम नहीं, क्योंकि हम तो अपने बच्चों को सिक्योर करें। सुबह आप सैर नहीं कर सकते हो, अब बुजुर्ग कोई वॉक करने जाता है 10 कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं, बच्चा सुबह स्कूल जाता है उसका बैग कहीं जाता है वो कहीं जाता है और उसके रेबीज होने के चांसेस बहुत जाते हैं। चलिए इस पर बहुत काम हुआ और आज फख्र से कह रही हूँ जो पिछले 8 से लेके 15 मतलब 7 सालों में जितनी रेशो नहीं निकली, ये 6 महीने की रेशो में 3000 से ऊपर हो गया। और अगर ये काम पहले होता तो आपको चंडीगढ़ पंचकूला सराउंडिंग एरिया में भी डॉग्स इतनी तादाद में नहीं लगा। गुरलीन थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने, बहुत सारे चैनल्स में मैं गई हूँ लेकिन इंडिया वुमेन चैनल तो मैंने पहली बार, मतलब बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आज मैं आपके इस चैनल की पार्ट बन रही हूँ, लोगों को संदेशा दे रही हूँ। लेकिन ये है कि आप सारे शहर को, पूरे संसार को संदेशा देने वाली हो। लेकिन आपकी शान में मुझे भी ऐसा लगता है कि आपका जज्बा देख के सभी महिलाएं जो सामने कैमरा चला रही हैं, वो छोटी सी बच्ची बार बार क्वेश्चन पूछ रही है, वो दूसरी बच्ची चला रही है, तो आप लोगों को भी बधाई। और आपके चैनल के माध्यम से आपको एक बात कहना चाहूँगी कि आपका जो चैनल है महिलाओं के लिए स्पेशली आपने बनाया, तो उसके लिए कहा जाएगा कि तुम्हें गरीबों का या महिलाओं का हमसफ़र यूँ ही नहीं कहते,
जितनी भी महिलाएं दुखी थे, लाभ मुतमईन थे कब के बारे, अरे तुम्हारे काम से, तुम्हारे इस टीवी चैनल के माध्यम से महिलाओं के धुल जाते थे गमसाए। तुम ही हो एक गनीमत आवाज़ इस नफ़रत की दुनिया में, जहाँ महिलाएं एक दूसरे से नफ़रत कर रही हैं, वह एक फुहार की तरह आप काम कर रहे हैं। इस नफ़रत की दुनिया में आप सभी महिलाओं का जज्बा बहुत अग्रसर और काम कर रहा है इस नफ़रत की दुनिया में। अरे क्या गनीमत है तुम्हारे कामकाज इस नफ़रत की दुनिया में। आप सभी का प्यार, जो इस माध्यम से महिलाएं और सभी जो देखने वाले चैनल और आपकी पूरी टीम का जज्बा, आप सभी का प्यार ता क़यामत मेरे दिल में महफूज रहेगा, महफिलों के दामनों में, साहिलों के आसपास। उम्मीद करते हैं कि आपका जो वुमेन टीवी है वो सदाबहार रहेगा सभी महिलाओं के साथ। बहुत बहुत Thank you so much for coming, ma'am. We are really grateful that you're here. बहुत सी अच्छी बातें, बहुत सी मोटिवेशनल बातें सुनने को मिली. We really wish you good luck for your future. थैंक यू। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की मेहमान। उम्मीद करते हैं हमारी ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। बहुत सी नई बातें और नए विचार सुनने को मिले होंगे और बहुत से नए अनुभवों से प्रभावित भी हुए होंगे। हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन देखने के लिए लॉगिन कीजिए www.wtvindia.in पर। और यदि कोई सुझाव या अपने आसपास ऐसी कोई साहसी महिला जिन्हें आप हमारे प्रोग्राम में आने के लिए प्रस्तावित करना चाहते हैं, हमें ईमेल कीजिए wtvindia@gmail.com पर। अगली बार फिर हाजिर होंगे नए मेहमान, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए मुझे गुरलीन कौर को दीजिए इजाज़त। सादर प्रणाम।